मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू हिम्मत तो करके देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज आप लोगों का दूसरा कैप्सूल है। तो एक कैप्सूल आप लोगों का कल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और उसमें जो जो क्वेश्चन कराए गए थे उनको अच्छे से तैयार किया होगा। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएँ। और जो लोग पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। आप लोग देख रहे होंगे इस पर टॉपर मन सर का फोटो लगा हुआ है। तो टॉपर मन सर का फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये टॉपर मन सर के ही द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए टॉपर मन सर का इस पर फोटो लगा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है। ये कहाँ से आ गया इसमें 173 30 क्वेश्चन की थी ये तो PDF ये लग रहा है, और किसी का आ गया। अच्छा यहाँ से है, यहाँ से देखिए साथी। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन और किसी शायद मॉडल पेपर के हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार किए गए हैं, उसके हैं शायद ये क्वेश्चन। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए साथी आप लोग। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये ऊपर वाले क्वेश्चन है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है साथियों? अमावस्या की रात, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा के दिन। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? फटाफट आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। और देखिए आप लोगों को बता दें, आप लोगों की आज तो 2 क्लास चलेगी। आज 2 क्लास चली होंगी, एक 6 बजे चली थी, एक ही 8 बजे चल रही है। लेकिन कल से आप लोगों की डेली 3 क्लास चलेगी। कल से आप लोगों की साथी डेली 3 क्लास चलेंगी। 3 क्लास चलेंगी। उनकी टाइमिंग क्या क्या रहेगी? आज मैंने एक क्लास ली थी, उसमें बताया गया था टाइमिंग के बारे में। तो टाइमिंग क्या क्या रहेगी साथी? एक सुबह 8 बजे रहेगी, ये थोड़ा हल्का कर लेते हैं इसको। एक सुबह 8 बजे रहेगी 8 AM पे, और 2 आपकी शाम को रहेंगी, एक 6 पे और एक 8 पे, 6 और 8 PM। इस प्रकार कुल आप लोगों की डेली 3 क्लास चलेंगी। 8 AM वाली जो क्लास रहेगी ये PAG भी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी और PCB के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। PAG और PCB दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी NCERT बेस्ड भी पूछ लेता है। PCB ग्रुप वालों से तो NCERT से ही पूछे जाते हैं क्योंकि वो लोग NCERT पढ़ते हैं, लेकिन PAG ग्रुप में भी NCERT पूछ लेता है। इसलिए आप लोगों को हर तरह से मजबूत करना है, इसलिए आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। सुबह 8 बजे डेली आप लोगों की क्लास चलेगी। तो डेली आप लोगों को तैयार कर, जो भी आप लोगों को कराया जाएगा उनको अच्छे से तैयार करते रहना है। चलिए साथी, आप लोगों को पता तो चली गया होगा, आप लोग सुबह वाली क्लास में आए होंगे। तो यह है सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगेगा? सूर्य ग्रहण दिन में लगेगा और चंद्र ग्रहण रात में लगेगा। अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को लगता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, यानी इसमें ये बता रहा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण कब लगता है साथी? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, SEM, लास्ट में M आ रहा है तो चंद्र ग्रहण होगा। सेम, बीच में क्या है? बीच में पृथ्वी है और इधर सूरज है, इधर क्या है? चंद्रमा है। अब चलिए साथी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है महाद्वीपों को उनके बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करो। महाद्वीपों को उनके बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए GS सबकी सेम रहती है, चाहे वो कोई से ग्रुप का हो, GS सबकी सेम रहती है। 20 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, तो GS आप लोग यहाँ से किया करिए। ये है महाद्वीपों को उनके बड़े से छोटे क्रम में रखना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसमें आप लोग देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये गलत है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा अफ्रीका होता है, उसके बाद यूरोप होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है।
महाद्वीपों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो देख लीजिए साथी, सबसे बड़ा होता है अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया होता है। अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा होता है एशिया होता है, उसके बाद अफ्रीका होता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम याद रखिए, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये है बड़े से छोटा क्रम। सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होता है साथी? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा एशिया। आगे देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसके बारे में अब ज़्यादा तो आप लोगों को पता ही है, अब मैं ज़्यादा क्या बताऊं। आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए इनको। यदि ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहे हों तो भारत में कितना समय हो रहा होगा? अगर ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहे हों तो भारत में कितना समय हो रहा होगा? आंसर करिए साथी इसका। तो देखिए साथी, एक जीएमटी होता है। क्या होता है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या होता है? ये जीएमटी जो भारत का है वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी भारत का जो है वो प्लस 5.5 घंटा है, 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ग्रीनविच देशांतर पर 2 बज रहे हैं तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? भारत का जो जीएमटी है ये 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय जो है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा इसमें जोड़ देंगे, यानी 2 बज रहे हैं तो 5.5 घंटा और जोड़ देंगे, तो 2 और 5 7, यानी 7:30 बज रहे होंगे। 7:30 क्या? 7:30 PM। दोपहर के बाद क्या आएगा? दोपहर के बाद शाम आएगी, तो 7:30 PM ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है साथी आप लोगों से, इसलिए आप लोग याद रखिए, अगर ऐसे दिया हुआ है ग्रीनविच देशांतर पर कितना भी बज रहा है तो उसमें आप लोग 5.5 प्लस कर दीजिए, वो उस समय भारत का समय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है साथी 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है, निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है? निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? सेकंड, किलोग्राम, आवृत्ति या मीटर? देखिए साथी, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी करते चलिए, और बहुत लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा करने की सोचता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों से भी कराते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे हमारा। ये है, निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है इसमें साथी? आवृत्ति जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। आवृत्ति जो है ये क्या है? ये व्युत्पन्न मात्रक है। बाकी ये सेकंड, किलोग्राम, मीटर ये क्या हैं? ये मूल मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरी होती है, दूरी कैसी होती है? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, सभी। तो दूरी कैसी होती है साथी? सोच समझ के आंसर करिए। एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक दूरी होता है, एक विस्थापन होता है। तो देखिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, विस्थापन पूछे, तो विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। तो विस्थापन के केस में ऑल ऑफ दीज वाला सही हो जाएगा, लेकिन दूरी पूछ रहा है तो दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन 1 कैलोरी के बराबर है? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है साथी? आप लोगों के लिए देखिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए साथी। आप लोगों के लिए देखिए, डेली 3 क्लास चला रहा हूँ, और आप लोगों के लिए मैराथन क्लास की भी व्यवस्था की गई है। मैराथन क्लास भी आप लोगों की कराई जाएगी, कुछ 3-4 सब्जेक्ट के आप लोगों की मैराथन क्लास होगी, और वो मैराथन जो क्लास होगी उसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो वो भी आप लोगों की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो देखिए, आप भी थोड़ा सोचा करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, और लोगों से सब्सक्राइब भी कराया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। केवल आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है, तो उसको आप लोग बनाए रखिएगा, तो आप लोगों के लिए मैं और अच्छा करूँगा।
और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। हमें आपसे केवल एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं। आपका सिलेक्शन अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए साथी। ये है निम्न में 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 1 कैलोरी बराबर होता है साथी 4.2 जूल। 4.2 जूल होता है, याद रखिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है इसमें। तो एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? देखिए कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक है किसका? एनर्जी का। न्यूटन जो है ये फोर्स का एसआई मात्रक है, फोर्स का। और जूल जो है ये वर्क का एसआई मात्रक है, वर्क का। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति एसआई मात्रक नहीं है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति व्युत्पन्न मात्रक है। आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है, आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। ये जो आप लोगों को और सारे ऑप्शन दिए थे ये खुद में एक एसआई मात्रक है, लेकिन आवृत्ति क्या है? आवृत्ति व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन आवृत्ति की अगर एसआई यूनिट पूछ लेता है तो आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। HZ से डिनोट करते हैं इसको। आगे देखिए साथी, मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 6, 7, 8 या 9? तो मूल राशियाँ साथी होती हैं कितनी? 7। मूल राशियाँ केवल 7 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व पूछा है, क्या होगा? धातु होगा, अधातु होगा? तो यहाँ पे देखिए अंतिम उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना साथी? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा? ये धातु होगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो धातु होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। Z बराबर 14 की आवर्त और वर्ग संख्या क्या होगी? Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर उसका 14 है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है 14 है। तो उसकी वर्ग और आवर्त की संख्या क्या होगी? देखिए साथी, आवर्त की संख्या कोष की संख्या से डिसाइड करते हैं। किससे? आवर्त की संख्या कोष की संख्या से डिसाइड करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसका आवर्त होता है। किससे डिसाइड करते हैं? उपकोष से। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 और 6 10 और 4 14 पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में जा रहा है? तीसरे कोष में जा रहा है। तीसरे कोष में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो उसका आवर्त क्या हो जाएगा? आवर्त तो तीसरा हो गया। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 3 में 3 3s2 और 3p2 इन दोनों का जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी तीसरा ही कोष है, ये भी तीसरा ही कोष है, तो इन दोनों का जोड़ा जाएगा। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वर्ग कौन सा हो जाएगा? वर्ग चौथा हो जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथी? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक का आकार है। परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। 1s2 2s2 2p4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए साथी। क्या बताना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो फटाफट साथी आंसर कर दीजिए। आप लोग देखिए जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। 1s2 2s2 2p4 में। और देखिए आप लोगों को एक बात और बता दूं, एक पेड बैच बना हुआ है, उस पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे 72 38 96 53 63। 72 38 96 53 63। ये क्या है? ये टेलीग्राम नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, जिस पे चाहे उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को पेड बैच में जुड़ने की प्रोसेस के बारे में बता दिया जाएगा। चलिए साथी क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? 1s2 2s2 2p4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आप लोगों को जब क्लास कराया था तब बता दिया था। तो कितने होंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। कितनी होगी साथी? 2।
यहाँ पे भी आप लोगों को बता देते हैं कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 उपकोष होती हैं, 4 उपकोष होती हैं, S, P, D और F, ये 4 होती हैं। तो इसमें S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? S उपकोष में 1 कक्षक होता है। P में कितने कॉलम होते हैं? P में 3 कॉलम होते हैं। D में 5, F में 7। ये याद रखिए साथी, ये आप लोगों को याद रखना है। हो गया होगा याद। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से उसमें है? P में है। P में है तो P में कितने हम कक्षक बनाएंगे? कितने कक्षक बनाएंगे? कितने कॉलम बनाएंगे? P में अभी मैंने आप लोगों को बताया 3, तो 3 बना दीजिए। बना दिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरते हैं, पहले सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 1-1 इलेक्ट्रॉन सब में भर दिया। चलो भर दिया। अब तीनों भर गए। अब क्या बचा? अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर से भर दीजिए, क्योंकि एक में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एक में, एक कॉलम में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले सब में 1-1 भर देते हैं, फिर जब बचता है फिर शुरुआत से फिर भरना शुरू करते हैं। तो पूरे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिनमें पेयर बनता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो पेयर बन रहा है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये भी है और ये भी है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी साथी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। अब चलिए आगे चलते हैं। यह है किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है साथी? तो ये होती है 12 + 1। कितनी? 12 + 1। याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर तथा रुधिर संबंधित बीमारियों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? रुधिर तथा रुधिर से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो ये करते हैं साथी हेमेटोलॉजी में। किस में? हेमेटोलॉजी में करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है टेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। टेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो टेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं साथी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्वेश्चन साथी हमें कुछ गलत लग रहा है। टेटोलॉजी, ये हमें भी नहीं पता टेटोलॉजी क्या होता है, इसमें कुछ गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए साथी। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी की जगह शायद और कुछ होगा, यहाँ पे हमें लग रहा है गलत लिखा हुआ है। मोलस्का का अध्ययन किया जाता है, तो इसका अध्ययन करते हैं साथी मोलेकोलॉजी में। किसमें? मोलेकोलॉजी में करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्न में अंडयुज है। अंडयुज ओविपेरस। ओविपेरस कौन होते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं। और सॉरी, ओविपेरस जो अंडे देते हैं। ओविपेरस जो होते हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन बीबीपेरस जो होते हैं, बीबीपेरस जो होते हैं जरायुज बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? जरायुज। ये बच्चे को जन्म देते हैं। बीबीपेरस बच्चे को जन्म देते हैं, ओविपेरस अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस बोलते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें बीबीपेरस बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है जो अंडा देता है? तो मनुष्य, कुत्ता, चमगादड़ या मछलियाँ? तो देखिए, मनुष्य तो बच्चे को जन्म देता है, मनुष्य बच्चे को जन्म देता है, कुत्ता भी बच्चे को जन्म देता है, चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देता है, लेकिन मछलियाँ जो हैं ये अंडे देती हैं, इसलिए ये ओविपेरस होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने किया? जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने किया साथी? यूसिंगर, लीनियस स्टोरर, यूसिंगर एंड स्टोरर। तो जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण यूसिंगर और स्टोरर दोनों लोगों ने मिलकर किया। किसने? यूसिंगर और स्टोरर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेरा प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? जेनेरा प्लांटेरम किसकी पुस्तक है साथी? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए साथी, और आप लोगों को जो भी कराया जाता है उसको ध्यान से पढ़ा करिए, और जब अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग तीनों क्लास अटेंड करिए। सुबह वाली क्लास तो आप लोगों की बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छी रैंक लानी है तो सब लोगों से अलग करना होगा, सभी लोगों से अलग करना होगा।
सब लोग ये पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब लोग यही पढ़ते हैं केवल, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। बाई चांस एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछ लिए तो आप लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो सुबह वाली क्लास आप लोग ज़रूर देखा करिए साथी, सुबह 8 बजे जो क्लास चलती है। बाकी ये दोनों तो देखिए ही, 6 बजे वाली, 8 बजे वाली, शाम वाली, ये तो देखिए, और सुबह 8 बजे वाली जो चलती है वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। जेनेरा प्लांटेरम किसकी पुस्तक है साथी, तो ये है बेंथम तथा हुकर की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है। डार्विन की पुस्तक है, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है साथी, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं बेटसन को। किसे बोलते हैं, बेटसन को बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी साथी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें देखिए आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को करा चुका हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिया है। पेड बैच बना हुआ है, उस पर आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। जो लोग पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं वो लोग एक नंबर सुन लेंगे, उस पर मैसेज कर देंगे 72 38 96 53 63, 72 38 96 53 63, उस पर मैसेज कर देंगे तो उन लोगों को जानकारी मिल जाएगी। यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो ये की थी नाल एवं रश्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्सूल आप लोगों का 30 क्वेश्चन का रहता है, और 30 के 30 क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल क्रीम दी जा रही है अभी आपको साथी, बिल्कुल क्रीम दी जा रही है। तो इसको अच्छे से, अगर जो अच्छे से खाएगा वही अच्छा एग्ज़ाम करके आएगा, इसलिए आप लोगों को एक भी क्लास नहीं छोड़नी है साथी। यह है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं साथी स्वानसन। कौन है, स्वानसन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। फादर ऑफ मॉडर्न सेल साइंस, इसको भी शायद कुछ बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं साथी, हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो याद रखिए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन है। ये है मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है, मृदा विज्ञान और सॉइल साइंस, ये जो है लैटिन वर्ड है। कैसा है, लैटिन वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किस में करते हैं, मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किस में करते हैं, एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, दोनों या नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे साथियों सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, कुछ लोग नहीं करते हैं वो लोग भी आंसर करें। मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किस में करते हैं, तो मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं साथी पेडोलॉजी में। किस में, पेडोलॉजी में किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना क्या कहलाता है, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना क्या कहलाता है, तो अमोनिया से नाइट्रेट के बनने की क्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन में कितना पीएच की आवश्यकता होती है, नाइट्रिफिकेशन के लिए कितने पीएच की आवश्यकता होती है। क्या आंसर होगा साथी इसका, आप लोग जल्दी आंसर किया करिए, जल्दी आंसर किया करें। नाइट्रिफिकेशन में कितने पीएच की आवश्यकता होती है, तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया कार्य करता है, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया कार्य करता है, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या स्यूडोमोनास बैसिलस। तो डीनाइट्रिफिकेशन में साथी स्यूडोमोनास बैसिलस। डीनाइट्रिफिकेशन क्या करता है, सॉइल की जो नाइट्रोजन होती है उसे स्वतंत्र करके एनवायरनमेंट, वातावरण में भेज देता है डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास बैसिलस। और नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, और वो जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसे कंपाउंड फॉर्म बना के पौधों को प्रोवाइड कराता है। तो आज की क्लास साथी आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ नीचे और कुछ भी दिया हुआ है, एंथोसायनिन एंजाइम, पता नहीं क्या क्या भर दिया है इस पीडीएफ में। तो क्लास आप लोगों के साथ यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए,
और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। आप लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं साथी, आप लोगों को कल सुबह आप लोगों की विनय सर क्लास लेंगे, उसमें ज़रूर आइएगा साथी। आप लोगों को उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर सबसे अच्छी रैंक लेके आनी है तो सबसे अलग भी तो करना पड़ेगा, सबसे अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए सुबह वाली क्लास चलाई जा रही है। सुबह वाली क्लास आप सब लोगों को देखनी है, वो PCB ग्रुप वालों के लिए भी रहेगी और PAG ग्रुप वालों के लिए भी रहेगी। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर कल आपको, तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद साथियों।